Hi, today we will learn about budget 2025. So we will start from some static background. So let's see. So budget is mentioned in Article 112 in Indian Constitution. So actually budget is nowhere mentioned in Constitution. It is annual financial statement that is mentioned in Constitution. So during budget presentation there should be three documents presented before the House. These three documents are: first, annual financial statement, then second is finance bill, and third is appropriation bill. So annual financial statement, as we call it, budget. ठीक है. फाइनेंस बिल इज की जो गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है, ठीक है, टैक्स से या अदर जो भी इनकम के सोर्स हैं उनसे, दैट इज फाइनेंस बिल. एंड उनको जो खर्च करने की परमिशन होती है जो पार्लियामेंट देती है, ठीक है, एक्सपेंडिचर की, दैट इज कॉल्ड अप्रोप्रिएशन बिल. तो फाइनेंस बिल इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 117, ठीक है, फॉर यूनियन, एंड आर्टिकल 265 फॉर स्टेट्स. ठीक है. अप्रोप्रिएशन बिल मेंशन्ड इन आर्टिकल 114. तो इससे जुड़ा कॉन्सेप्ट है वोट ऑन अकाउंट. ठीक है, आगे चलते हैं. तो बजट के साथ जो तीन डॉक्यूमेंट्स मेंशन होते हैं अकॉर्डिंग टू FRBM एक्ट. FRBM तो आप सबको पता ही होगा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो है सरकार 2003 में लेके आई थी. ठीक है. FRBM के जो टारगेट्स हैं वो भी सबसे पहले पता होने चाहिए. ठीक है. सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं कौन कौन से हैं. तो पहला है मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट. सेकंड है फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी. स्टेटमेंट. थर्ड इज मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. These are three documents that FRBM requires to be presented before House with the budget. ठीक है.
तो FRBM का जो FRBM के जो टारगेट्स हैं these are some targets that FRBM जो एक्ट है वो रिक्वायर करता है। फिस्कल डिफिसिट, ठीक है, तो फिस्कल डिफिसिट का टारगेट है कि गवर्नमेंट का फिस्कल डिफिसिट जो है वो अंडर 3% है, ठीक है। इसको अमेंड कर दिया in 2021 and now it is 4.5%। दूसरा है डेब्ट टू GDP रेशियो, तो FRBM 40% अलाउ करता है टू यूनियन and 20% टू स्टेट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। और जनरल इसका है कि 60% जनरल, तो 2012 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है FRBM में, that added one more document, that is medium term expenditure statement, ठीक है। These are some basic static information। आगे चलते हैं। तो बजट के पहले देख लेते हैं, बजट देखने से पहले कि बजट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला है रिवेन्यू अकाउंट। रिवेन्यू में भी दो टाइप का, रिसीट एंड देन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये कमाई है सरकार की। तो सरकार कैसे कमाती है? टैक्स एंड दीज आर नॉन टैक्स मेजर्स। तो टैक्स भी ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सॉरी, सीधा ही लिख देता हूँ।
इनडायरेक्ट तो आपको पता ही है, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम, ऑल दोज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, वैट वगैरह। इनडायरेक्ट में कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ऑल दोज, ठीक है। नॉन टैक्स इनकम, नॉन टैक्स में आप समझ लो जैसे डिविडेंड है, पीएसयू से मिलता है, ठीक है। अदर टाइप ऑफ इनकम, रेमिटेंस, गिफ्ट डोनेशन वगैरह, रेमिटेंस है, डोनेशन वगैरह जो भी है, गिफ्ट्स हैं, ठीक है। और रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर जो सरकार का खर्चा होता है उन रेवेन्यू वाले पार्ट पे, दीज आर सैलरीज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती हैं, पेंशन, सब्सिडी, ग्रांट, और इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस लोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट है बजट का, देयर इज कैपिटल। तो कैपिटल पार्ट में भी रिसीट्स, और एक्सपेंडिचर। कैपिटल का बेसिक मतलब है कि ये जो एसेट या लायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं सरकार की, वो खर्चे या इनकम जितने भी है, दीज आर कैपिटल रिसीट या कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि डेट में देख लेते हैं, तो इंटरनल डेट हो गया, सरकार कोई भी डेट लेगी तो उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, इंटरनल या एक्सटर्नल, ठीक है। अब एक्सटर्नल में ईसीबी, एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स या एनआरआई अकाउंट्स वगैरह जो भी हैं, ये सब आते हैं। सेकंड है नॉन डेट। नॉन डेट में आता है लोन्स जो रिकवर होते हैं, लोन रिकवरी या डिसइन्वेस्टमेंट। अब सरकार जब अपना हिस्सेदारी बेचती है किसी भी पीएसयू में, तो उसके एसेट्स कम होते हैं ना, डिसइन्वेस्टमेंट जब भी करती है, तो जब एसेट्स अफेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब वो किस पार्ट में आएगा, कैपिटल पार्ट में, ठीक है। इसी प्रकार जब लोन की रिकवरी होती है, ठीक है, लोन्स आर एसेट्स उस टाइम पे, तो इस तरीके से दीज आर डेट एंड नॉन डेट रिसीट्स
ठीक है, ये कमाई का जरिया है। ये खर्चा देख लेते हैं। खर्चा क्या क्या है? कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, ठीक है, कैपिटल एसेट्स बनाने में लगा हुआ कोई भी खर्चा, ठीक है, जिससे सरकार कोई नया एसेट वगैरह मिल रहा हो, जो भी, एवरीथिंग कम्स अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके अलावा जो लोन्स देते हैं, स्टेट्स को या फॉरेन को, किसी को भी दो, ऑल कम अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। लोन्स का जो प्रिंसिपल लौटाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, हमारा जो कोई लोन है उसका प्रिंसिपल अमाउंट लौटाएंगे, तो इसका मतलब सरकार की लायबिलिटी कम हुई, ठीक है। तो दैट कम्स अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर, या रिकैपिटलाइजेशन है, इक्विटी फाइनेंसिंग वगैरह पीएसयूज की, ठीक है, वो सब नहीं पूछेंगे। तो मोटा मोटी एक स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए बजट का, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, मतलब ये 2-3 फॉर्मूले हैं, ठीक है, कि फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, ठीक है। फिस्कल डिफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, माइनस टोटल नॉन डेट रिसीट, नॉन डेट, ठीक है। रेवेन्यू डिफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो जब एफआरबीएम ने शुरू में आया था, तो एफआरबीएम ने कहा था कि हमको रेवेन्यू डिफिसिट जो है वो 0 पे लाना है, ठीक है। फिर इन्होंने 2012 में अमेंडमेंट करके कहा कि भाई हम रेवेन्यू डिफिसिट तो 0 पे नहीं ला पाएंगे, लेकिन इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट जो है वो हम 0 पे ले आएंगे। और इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट का ये फॉर्मूला दिया गया, रेवेन्यू डिफिसिट माइनस ग्रांट इन एड जो स्टेट्स को देते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है। तो दीज आर 3 फॉर्मूलाज, आगे काम आएंगे हमको, तो एक बार देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये रेवेन्यू रिसीट है, एक बार थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा, ठीक है। ये रेवेन्यू रिसीट है, ये कैपिटल रिसीट है, और ये टोटल रिसीट है, ये टोटल एक्सपेंडिचर है। तो ये वाला जो पार्ट है, ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये वाला पार्ट हमको रेवेन्यू, ये जो रेवेन्यू रिसीट है और जो इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट है, इसमें से ये वाला पार्ट जब हम माइनस कर देंगे तो फिर ये आ जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली सरकार है, नहीं कर पाई तो अपने लॉ में अमेंडमेंट कर ले आई, तो इस तरीके से these are all manipulations। डेटा इसलिए देखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि डेटा पे आज तक कोई सवाल आया नहीं है,
आगे जो ग्राफ्स है वो देख लेंगे एक बार। इन सब के ग्राफ से फिर भी सवाल आ जाते हैं। एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछता क्या रेवेन्यू डिफिसिट है क्या, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। तो एक बार कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं बजट का। ठीक है, तो बजट का काम क्या होता है? बजट जो है फिस्कल पॉलिसी का एक टूल है। ठीक है, टूल है। फिस्कल पॉलिसी एक ग्रोथ को मैनेज करने के लिए काम आती है। ठीक है, टू मैनेज इन्फ्लेशन, वी हैव मॉनेटरी पॉलिसी, और ग्रोथ के लिए फिस्कल पॉलिसी, और उसका एक टूल है बजट। तो बजट will determine the taxes and expenditure of government। ठीक है, तो अभी फिलहाल के टाइम में हो क्या रहा है? अब ऐसे देखो, अब अगले पेज पे देखते हैं। अब फिलहाल जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, यहाँ पे क्या है? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कैसे है कि लगभग इकोनॉमी में क्या है? इन्फ्लेशन है। कोरोना के बाद जो बहुत सारे फिजिकल स्टिमुलस दिए गए थे सब इकोनॉमी द्वारा। ठीक है, और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है लो ग्रोथ। अब इन्फ्लेशन के बहुत सारे कारण हैं। एक रशिया यूक्रेन वॉर समझ लो। ठीक है, जो फिजिकल स्टिमुलस बाद में दिए गए थे वो, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाई हैं, फूड इन्फ्लेशन है, और फिर ये कि लो ग्रोथ। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी क्या है कि इन्फ्लेशन जो है इसको कम करने के लिए किसकी ज़रूरत है? मॉनेटरी टाइटनिंग की। और जो ग्रोथ है, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ज़रूरी क्या है? मॉनेटरी ईजिंग की। तो अब फिलहाल सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी क्या है कि हमको पता ही नहीं है कि कहाँ पे तो टाइटनिंग होने वाली है, कहाँ पे ईजिंग होने वाली है। ठीक है, तो अब दिक्कत ये है कि जब अनसर्टेनिटी होती है तो फिर इन्वेस्टमेंट भी लोग कम करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे लोगों की जो बजट बनाने वाले हैं उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमको इन्फ्लेशन भी काबू में रखनी है और हमको ग्रोथ भी करनी है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन को काबू में रखने के लिए तो ठीक है, और आप ये देखो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है
अब ये अनसर्टेन माहौल में सबसे बड़ी ज़रूरत है हमको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से ही हमारी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। जो डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो स्टेबिलिटी देख के ही क्रेडिबिलिटी बढ़ाती हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब जो फिस्कल डिफिसिट है वो कम होना चाहिए। फिस्कल डिफिसिट कम होना चाहिए मतलब जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ रही है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, अब पिछले कुछ क्वार्टर में हमारी ग्रोथ जो है वो डाउन है, ठीक है। अब ग्रोथ डाउन है, क्यों? पहला रीजन तो ये है कि वीक ग्लोबल डिमांड, अब आप देख रहे हो कि इतनी दुनिया में अनसर्टेनिटी हो रही है, रशिया यूक्रेन वॉर से लेके इजराइल का वॉर, ये फलाना ठिकाना, ठीक है। यूएस जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा रहा है, ठीक है। अमिड ऑल दीज काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी जो ग्लोबल डिमांड है वो वीक है, ठीक है। तो हमको कहाँ फोकस करना पड़ेगा? हमारी डोमेस्टिक डिमांड पे। जो डोमेस्टिक डिमांड में रूरल डिमांड है, रूरल डिमांड तो क्या इस साल इंक्रीज हुई है, क्योंकि खरीफ प्रोडक्शन अच्छी हुई है। लेकिन अर्बन डिमांड इतनी इंक्रीज नहीं हुई। प्राइवेट कंजम्पशन जो है, प्राइवेट कंजम्पशन वो स्टेडी है, ठीक है। तो हमको क्या करना है? सपोज हमको एग्रीगेट डिमांड, अब एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसको नेट एक्सपोर्ट भी बोल सकते हैं। तो जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में, उसको बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? कंजम्पशन बढ़े।
ठीक है। अब कंजम्पशन बढ़ाने के तरीके क्या है? कंजम्पशन बढ़ता है दो तरीकों से। पहला, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर दो, ठीक है। और दूसरा है कि टैक्स रेट्स वो रिड्यूस कर दो। तो इस बार के बजट में कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या दिया? टैक्स रिबेट्स, इनकम टैक्स रिबेट अप टू 12 लाख। अब ये टैक्स रेट घटाना मतलब दिस हैव एन मल्टीप्लायर इफेक्ट, जिसको टैक्स मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही सरकार बजट आया, लोगों को पता लगा कि भाई इनकम टैक्स रिबेट मिली है 12 लाख तक की, तो सबको पता है कि कंजम्पशन बढ़ेगा। तो जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो बजट में पहला काम तो ये किया कि कंजम्पशन बढ़ाने के लिए टैक्स रिबेट दी। ये बजट के अंदर आता नहीं है इनकम टैक्स, ये इंटरेस्ट रेट। दूसरा, इन्वेस्टमेंट। तो अब ऐसे ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, तो ऐसे माहौल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है उसको अट्रैक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए। तीसरा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएंगे तो फिस्कल कंसोलिडेशन नहीं होगा। और amid weak global demands, net exports are also low. हाँ, तो अब देखते हैं कि बजट ने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, फिस्कल कंसोलिडेशन, वर्सेस ग्रोथ, इसको कैसे एड्रेस किया, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में, ठीक है। तो फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए सबसे जरूरी क्या है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम,
गवर्नमेंट ने इस साल 2024 में वैसे ही इतना कम कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। आगे ग्राफ आएंगे तब आपको समझ आ जाएगा, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट भी हमारी बहुत कम रही। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.8 लाख करोड़ का गैप था जो बजटरी एस्टिमेट था और रिवाइज एस्टिमेट कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स क्या होती हैं? जो सरकार मनी बोरो करती है, नॉट डायरेक्टली बट थ्रू द PSUs। है ना, गवर्नमेंट खुद की गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू नहीं करती, बल्कि जो PSUs होते हैं उनसे बोरो करवाती है। सपोज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो अपने बॉन्ड इशू करे, ठीक है, सब्सिडी के लिए, फूड सब्सिडी उसके लिए, तो वो एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स है। दूसरा देख लें ग्रोथ। अब यहाँ पे बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर और फिस्कल कंसोलिडेशन का तो इनवर्स रिलेशन समझो। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। अब इसको बोलते हैं ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, बिकॉज इट हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट दो तरीके के पढ़ लिए हमने। ठीक है, पहला था टैक्स मल्टीप्लायर, यानी टैक्स रिड्यूस कर दें हम, ठीक है, तो उससे भी जो लोगों के पास पैसा आएगा वो कंजम्पशन बढ़ेगा और उससे फिर वो मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखेगा उसमें। सेकंड है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कोई रोड बना रही है तो उसके लिए लेबर लगेगी, फिर लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वो उसको कहीं जाके खर्च करेंगे, ठीक है, उससे कुछ खरीदेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, फिर ऐसे आगे जाके वो मल्टीप्लाई होता रहता है। तो ये भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। और कन्वेंशनल जो नॉलेज है उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर जो होता है वो ग्रेटर होता है टैक्स मल्टीप्लायर से।
ग्रोथ के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर और टैक्स मल्टीप्लायर। ठीक है, सरकार ने इनकम टैक्स रिबेट दे दी। ठीक है, अब दूसरा है एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, कि खुद कैपिटल एक्सपेंडिचर करे। अब सरकार जब खुद कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो क्या होता है, सरकार सीधी सी बात है कुछ एसेट क्रिएट करेगी। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब तो यही है, रोड बनाना, रेलवेज, हॉस्पिटल, स्कूल जो भी बनाएगी। अब इससे होता है क्राउडिंग इन इफेक्ट। तो ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है क्राउडिंग इन इफेक्ट। ठीक है, क्राउडिंग इन मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला था CIGXM, इसमें ये भी था। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ रही है, इससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। ठीक है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छी चीज़ है ये। अब जैसा मैंने बताया, जो फाइनेंशियल ईयर 25 था, इसमें तो टारगेट मिस हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कैपेक्स का। ये जो टारगेट था वो मीट नहीं कर पाए। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जो टारगेट रखा है वो 10% मोर रखा है। तो फाइनेंशियल ईयर का 25 का रिवाइज एस्टिमेट है। ठीक है, जैसे ऐसा था ना कि बजटरी एस्टिमेट जो होगा फाइनेंशियल ईयर का, मान लो 16 लाख करोड़ था या कुछ था, और जो रिवाइज एस्टिमेट आया वो आया मान लो 14.2 करोड़। तो ये जो 1.8 लाख करोड़ का गैप आया, ठीक है, तो टारगेट मिस हुआ। अब जो नेक्स्ट ईयर का टारगेट रखा है बजटरी एस्टिमेट किसके लिए, 26 के लिए, वो कितना है, इसमें 10% का इंक्रीज है। ठीक है, फॉर 26। अब इसको आप काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी भी बोल सकते हो। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जब इकोनॉमी में ग्रोथ हो तो सरकार को सेविंग्स बढ़ानी चाहिए, खर्चा कम करना चाहिए। ग्रोथ पीरियड में सेविंग्स एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए, और जब ग्रोथ कम हो तो फिर एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो हमारी सरकार भी यही कर रही है। अगली साल हम रिवाइज एस्टिमेट से 10% ज़्यादा स्पेंड करने वाले हैं। अब हमारी गवर्नमेंट जो है
गवर्नमेंट बोरोइंग के बारे में देख लेते हैं। हमारी गवर्नमेंट एक लिमिट से ज़्यादा बोरो नहीं कर सकती। नुकसान क्या है? इफ गवर्नमेंट बोरोज, अगर गवर्नमेंट की बोरोइंग हाई होती है तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट दिखता है। क्यों? क्योंकि जो लोनेबल फंड है उनकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, तो जो कंपनीज वगैरह है, ठीक है, दे इन्वेस्ट लेस। और अगर फॉरेन से बोरो करती है देन जो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता है। ठीक है, तो अब एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पे देखते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर के लिए है एक नई स्कीम अनाउंस हुई है, पीएम धन धान्य। तो इसमें सरकार क्या करेगी, जो बॉटम 100 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, उनको चूज करेगी। तो जो बॉटम 100 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें लो प्रोडक्टिविटी से जो सफ़र कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए सरकार कुछ स्टेप्स लेगी। अब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए सबसे ज़रूरी वही सब जो चीज़ें हैं जो हम स्टैटिक में पढ़ते हैं। क्रेडिट क्रेडिट एक प्रॉब्लम है। ठीक है, सीड्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स चाहिए, वाटर, इरिगेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ताकि लोगों की लाइवलीहुड इम्प्रूव हो। ठीक है, जो क्लाइमेट रेजिस्टेंस एग्रीकल्चर है, सीड्स में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, क्लाइमेट रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर। These are all that government will do to improve productivity in these 100 districts. Over 1.7 crore farmers will affect। इसके अलावा क्रेडिट है। क्रेडिट के लिए पहले जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की ऐसी स्कीम चलती थी, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती थी, ऑलमोस्ट 9% देती थी पे ब्याज देती थी, फिर इसमें सब्सिडाइजेशन करती थी 2% का, और अगर आप परपेचुअली रीपेमेंट करते हो तो एडिशनल 2 या 3% का और आपको सब्सिडी मिलती थी। अब इसको बदल के MISS नाम रख दिया, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ठीक है, इसमें जो पहले 3 लाख की लिमिट थी अब बढ़ा के 5 लाख कर दी। तो पहली योजना तो ये
पीएम धन धान्य। इसके अलावा दो मिशन याद रखना। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता, इम्पल्सेस, कितने 6 ईयर्स के लिए। पल्सेज इंक्लूडेड इज तूर, उड़द एंड मसूर। फिर एक और मिशन है, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। फाइव ईयर्स के लिए। फाइव एफ मॉडल रहेगा इसमें। 5F यानी फार्म, फार्म से फाइबर, फाइबर जाएगा फैक्ट्री में, देन फैशन, देन फॉरेन। फॉरेन मतलब एक्सपोर्ट। ठीक है, बस दीज ऑल आर, यही है इसमें। पुरानी स्कीम्स जो हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो जैसे पूरा हो गई, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, या आर्या अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। वो सारी स्कीम्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, नहीं भी पता हो तो चलेगा। एग्रीकल्चर देख लिया। अब देख लेते हैं थोड़ा अर्बन सेक्टर के बारे में। तो अर्बन सेक्टर के बारे में एक जो नया फंड है, अर्बन चैलेंज फंड, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। वही सिटीज एट ग्रोथ हब्स, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन, ऑल दोज थिंग्स। इससे पहले एक फंड और चलता था, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, UIDF, जिसको मैनेज करती है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, और इसमें जो फंड आता था वो आता था इसमें जो फंड आता था वो PSL शॉर्टफॉल वाला होता था। ठीक है, ये सब है। इसके अलावा
मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात तो ये कि जैसे इकोनॉमी के तीनों सेक्टर हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी है वो मैन्युफैक्चरिंग में ही है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। अभी हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वी कांट यूटिलाइज और डेमोग्राफिक डिविडेंड ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत हाई है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसमें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम होता है। ठीक है, वेरी लो। इसमें पहले से ही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है। ठीक है, और फिर मैकेनाइजेशन है, उसकी वजह से भी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई है। इसको सोल्व करने के लिए सरकार जो कर सकती है, सरकार करिए मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग भी टू टाइप का है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट को, ये एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होती है ये तो पता है ना आपको? एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी मतलब अगर सेक्टर की ग्रोथ कितनी है, अगर सेक्टर 1% ग्रोथ करता है तो हाउ मच परसेंटेज जो जॉब क्रिएशन होगा। ठीक है, तो जॉब क्रिएशन सबसे ज़्यादा किस में होगा? जॉब क्रिएशन होगा लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स और लेदर, फुटवेयर, टेक्सटाइल और टॉयज, हैंडीक्राफ्ट, जो और भी ऐसे तो इस पे फोकस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन।
इसके अलावा कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग पे गवर्नमेंट को काम करना है? एक जो बहुत बूमिंग सेक्टर है वो है चिप, सेमीकंडक्टर चिप, सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? जैसे बाकी स्कीम्स के लिए है पीएलआई, इसके लिए डीएलआई स्कीम है, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, इसके अलावा सम इनकम टैक्स रिबेट, ठीक है, जो कंपनीज आएंगी और यहाँ पे अपना प्रोडक्शन शुरू करेंगे उनको गवर्नमेंट ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन भी अनाउंस किया इसके लिए, टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, ईवी बैटरीज हो गई, लिथियम बैटरीज, या जो फोटोवोल्टाइक सेल हो गए, या हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए जो सबसे जरूरी है इलेक्ट्रोलाइजर्स। ऑल दीज कम्स अंडर क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग। तो इस पे भी सरकार का फोकस है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये सारा हम इंपोर्ट करते हैं किससे? चाइना से। चाइनीज मोनोपोली समझ लो, क्योंकि कोबाल्ट, लिथियम, इनका जो रिफाइंड प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा चाइना ही करता है। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल या इलेक्ट्रोलाइजर्स, एवरीथिंग वी हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। फिर एक और बूमिंग सेक्टर है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई को नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो एआई जैसे चैट जीपीटी, या आप समझ लो मेटा का, मेटा हो गया, गूगल का जेमिनी, चाइनीज डीप सीक वगैरह जितने भी। इंडिया डू नॉट हैव एनी फाउंडेशनल मॉडल, इंडिया का इंडिजीनियस मॉडल नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है
इंडिया एआई मिशन। इसमें गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपए देगी 5 साल तक, 5 years। ठीक है, टू डेवलपमेंट ऑफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस एआई मॉडल्स। तो जो नए स्टार्टअप्स होंगे, एआई स्टार्टअप्स उनको प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट करेंगे। ये इंडियाज एआई मिशन जो है इसकी सारी है स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर एआई, न्यू स्किल फ्रेमवर्क आएगा। नाउ द ओनली स्किल फ्रेमवर्क इज NSQF। ठीक है, और बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस, तो ये सारी चीज़ें एआई के लिए अनाउंस हुई हैं। एक सेक्टर जो हमारा रह गया वो है एनर्जी सेक्टर। तो एक बार देख लेते हैं एनर्जी सेक्टर के बारे में भी। एनर्जी सेक्टर में इंडिया की प्रॉब्लम क्या है? मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन, पावर कट्स, दूसरा ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। अभी भी इंडिया में जो कन्वेंशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कोल फायर्ड पावर प्लांट्स वगैरह से। ठीक है, तो इसके लिए ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल सबसे ज़रूरी क्या है? कि हम सोलर, विंड, न्यूक्लियर, इन पे जाए। ठीक है,
तो रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना हमको, रिन्यूएबल्स पे। अब सोलर और विंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इनकी ग्रिड से कनेक्टिविटी, प्लांट लोड फैक्टर, ये ग्रिड कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ स्टोरेज। स्टोरेज किस में करना है? स्टोरेज कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन में, बेस्ट ऑप्शन। But the problem, we do not have that capacity. तो जो ऑप्शन बचता है हमारे पास वो है न्यूक्लियर। ठीक है, तो हर जगह कन्वेंशनल रिएक्टर्स बनाना तो मुमकिन नहीं है, इसके लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की चर्चा हो रही है। स्मॉल क्योंकि these have capacity of 300 megawatt। तो जो प्रॉब्लम्स है बाकी की न्यूक्लियर एनर्जी में, जैसे प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं है, या आप समझो तो लायबिलिटीज का। ठीक है, अब इसके अलावा जो पावर कट्स वाली प्रॉब्लम है, दीज आर ड्यू टू डिस्कॉम्स। तो what India need now? Discom reform. Now these comes under state. तो जो रूरल एग्रीकल्चरल सप्लाई है वो सब्सिडाइज है। जो अर्बन है ये प्राइवेट है, इसमें क्रॉस सब्सिडाइजेशन होगा फिर।
डिलेड पेमेंट्स की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट पावर कट्स देखने को मिलती है। तो वी नीड डिस्कॉम रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स क्या कर सकते हैं? (0.5% of GSDP should be given additional borrowings should be allowed to states। ठीक है, ताकि ये या तो डिस्कॉम्स को प्राइवेटाइज कर दें या फिर अदर कोई रिफॉर्म है तो वो कर ले। तो ये एनर्जी सेक्टर्स में हो गया। तो ये सारे रिफॉर्म्स टैक्स में न्यू इनकम टैक्स बिल, डायरेक्ट टैक्स कोड, these all are in current affairs। पढ़ने की जरूरत है नहीं, अब वहाँ पे पढ़ेंगे।